नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धावन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार का मामला, एएसआई ने याचिका का किया है विरोध। कोर्ट से याचिका खारिज करने की मांग की गई है। कुतुब मीनार संरक्षित स्मारक है। एएसआई ने कहा है नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत संरक्षित स्मारक कुतुब मीनार अधिग्रहण के समय पूजा नहीं होती थी। 1914 में कुतुब मीनार का अधिग्रहण हुआ। एएसआई की तरफ से कहना है अब इसी स्थिति को नहीं बदला जा सकता है। यहाँ पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। कुतुब मीनार में पूजा की मांग की इजाजत यहाँ पर मांगी गई थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, कुतुब मीनार मामले में जो है सुनवाई शुरू हो चुकी है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कुतुब मीनार परिसर में पूजा की इजाजत मांगी जा रही है। इसको लेकर और क्या अपडेट है? जी देखिए चांदनी, साफ तौर से एएसआई की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया है, लेकिन हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया है कि चूंकि वहां पर लंबे समय से पूजा की जाती थी और अगर किसी भी जगह पर देवी या देवता को हटा दिया जाए तो उस स्थान की दिव्यता खत्म नहीं होती है और वहां पर लगातार मंदिर की पूजा होती रहती है। हरिशंकर जैन जो फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से अपनी दलील रख रहे हैं कोर्ट में, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि वहां पर सदियों से देवी देवताओं की पूजा होती है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पर फिलहाल लागू नहीं होता है। हरिशंकर जैन की तरफ से कहा गया कि वहां पर एक 1600 साल पुरानी एक लोहे का स्तंभ है जिस पर संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है और ये तमाम चीजें ये साबित करती हैं कि वहां पर देवी देवता का वास है। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुतुब मीनार परिसर में लंबे समय से नमाज नहीं पढ़ी जाती थी और जिस जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है वो फिलहाल इस्लाम के आधार पर मस्जिद के अधिकारों में नहीं शामिल किया जा सकता है। हरिशंकर जैन की तरफ से यह भी कहा गया कि वहां पर देवी देवताओं का पुनरुत्थान हो चुका है। भले ही वहां पर मंदिर को तोड़कर वहां पर कुतुब मीनार बनाया गया हो, लेकिन जिस तरह देवी देवताओं के स्तंभ वहां देखने को मिल रहे हैं ऐसे में भगवान की दिव्यता वहां पर साबित होती है। लिहाजा कोर्ट उन्हें यह अधिकार दे कि वहां पर वो पूजा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने यह सवाल किया चांदनी कि अगर वहां पर पूजा का अधिकार आपको दिया जाता है तो क्या यह मॉन्यूमेंट एक्ट का वायलेशन नहीं होगा। कोर्ट की तरफ से हरिशंकर जैन ने यह कहा कोर्ट में कि वहां पर सिर्फ वो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, उन्होंने उस स्थिति को बदलने की मांग नहीं की है। केवल वहां पर जो देवी देवता हैं अगर उनके पूजा के अधिकार को कोर्ट देता है तो ये एक दिव्यता की जीत होगी और ईश्वर की श्रद्धा को लेकर बहस नहीं की जा सकती है। और इसी आधार पर फिलहाल हरिशंकर जैन अपनी दलीलें फिलहाल कोर्ट में रख रहे हैं। वहीं कोर्ट ने यह भी सवाल किया हिंदू पक्षकारों की तरफ से पेश वकील हरिशंकर जैन से चांदनी कि क्या ऐसा कोई अधिकार, ऐसा कोई कानून है जो ये बताए कि पूजा करना मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है। इस मामले पर फिलहाल चांदनी राम जन्मभूमि का फिलहाल उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें इस्माइल फारूकी का एक जजमेंट है जिसमें साफ तौर से चांदनी ये कहा गया है कि इस्लामिक जगह पर अगर कोई भी इस्लामिक व्यक्ति जिस जमीन को दान करता है और उसके पीछे उद्देश्य यही हो कि वहां पर मस्जिद बनाई जाए और मस्जिद के लिए जो पहली नींव रखी जाए वो इस्लामिक कानून के आधार पर ही रखी जाए, वहीं पर नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन कुतुब मीनार के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि मंदिरों को तोड़कर वहां पर चीजें डेवलप की गई हैं। ऐसे में इस्लाम ये नहीं कह सकता है कि वहां पर वो जो प्रॉपर्टी है वो मुस्लिम प्रॉपर्टी है, लिहाजा इस पूरी प्रॉपर्टी में पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। फिलहाल बहुत ही क्रूशियल हियरिंग साकेत कोर्ट में चल रही है, लेकिन एएसआई ने इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि जब फिलहाल कुतुब मीनार एक्वायर किया गया फिलहाल एएसआई के दायरे में, तब तक वहां पर कोई पूजा नहीं होती थी, जिसका विरोध हरिशंकर जैन ने कहा कि जिस जगह पर देवी देवताओं का वास होता है अगर वहां पर पूजा न किया जाए, बिल्कुल, क्योंकि सवाल इस बीच ये भी खड़े होते हैं जहां एक तरफ इसका विरोध किया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वहां पर पूजा नहीं की जा सकती, वहीं ये भी ऐसी खबर मिल रही है। क्या सुनवाई रुकी है अभी? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर के लिए फिलहाल कोर्ट में सुनवाई रोक दी गई है चूंकि इस पूरे मामले पर जज जो हैं वो तमाम फाइलों को खंगाल रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि चूंकि 1 बजे का समय भी हो गया है तो लंच का जो समय है वो पूरा हो चुका है, तो हो सकता है कि कोर्ट लंच के लिए उठी हो। लेकिन अभी फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से चांदनी कोर्ट में जो दलीलें दी गई उन दलीलों के मुताबिक ये कहा गया है कि पूजा करने का अधिकार मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। लिहाजा कोर्ट उन्हें यह अधिकार दे कि कुतुब मीनार परिसर में जो भी वहां पर
पर मूर्ति है उसकी पुनर्स्थापना की जाए और वहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वहां पर नमाज नहीं पढ़ा जाता है। ऐसे में अगर वहां देवी देवता हैं तो पूजा करना उनका अधिकार है और ये मौलिक अधिकारों में संविधान ने उन्हें यह अधिकार दे रखा है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले में दलीलों का दौर चांदनी आगे बढ़ेगा तो हिंदू पक्षकारों की तरफ से पूजा के अधिकार को लेकर और क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। इसी बात की लगातार ये मांग की जा रही है कि उस परिसर में पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए, लेकिन एएसआई की तरफ से ये कहना है कि जो पहले स्थितियां थी अब उन्हें बदला नहीं जा सकता है। 1914 में कुतुब मीनार का अधिग्रहण हुआ है और अब स्थितियां क्या कुछ हैं वो भी देखा जा रहा, उसे नहीं बदला जा सकता। इसको लेकर हरिशंकर जैन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार वो अपना पक्ष रख रहे हैं यहां पर। जी देखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसमें यह कहा गया था कि अगर 100 साल से ज्यादा भी चीजें अगर कोई भी स्थिति किसी मंदिर की रही हो और उस स्थिति में अगर वहां पर कोई भी देवी देवताओं के वास की बात कही जाती है तो ये एक अपवाद में देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो फिलहाल नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट की बात कही जा रही है जिसमें यह कहा गया है कि 1914 में जब फिलहाल कुतुब मीनार एक्वायर किया गया तो वहां पर पूजा पाठ नहीं होता था और इसी चीज का विरोध हरिशंकर जैन ने किया है। सुशील, अब यही देखना होगा कि साकेत कोर्ट का क्या कुछ रुख नजर यहां पर आता है, क्योंकि इसी बात का इंतजार है कि हिंदुओं का तो मौलिक अधिकार है ये पूजा पाठ करना, लेकिन कोर्ट क्या अपनी तरफ से टिप्पणी करती है इस बात का हर किसी को इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आज बात करते हैं, अभी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आज ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला जज की अदालत में दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाएगा कोर्ट और आज ये तय हो जाएगा कि आगे की सुनवाई का जो स्वरूप है वो क्या होगा। ये भी तय होगा कि पहले किन मुद्दों पर सुनवाई होनी है और बाद में किन मुद्दों पर सुनवाई होगी। आज कोर्ट इस बात पर फैसला लेगी। सीक्वेंस तय होने के बाद 6 से 8 हफ्ते में अदालत को ये सुनवाई जो है वो पूरी करनी है। कोर्ट में फैसला ये होने वाला है जो मुस्लिम समाज ये कहता है इनका वाद सुना जाए या नहीं सुना जाए, और इनका वाद जो है 1991 धर्म विस्तार विधेयक में आता है या नहीं आता है, इस कारण को खारिज करने की उनकी मंशा है। लेकिन हम स्पष्ट बता दें कि आज हम विजयी होकर के निकलेंगे। एक हिंदू समर्थकों की विजय होगी, मंदिर समर्थकों की विजय होगी। पहला प्रश्न है कि ये कहते हैं हमारा जो वाद है श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार, यह धारा 1925 का आता है, दर्शन पूजन का अधिकार सबको है, इसलिए इसमें मुस्लिम समाज का कोई मुस्लिम समाज इसमें जो है निरस्त हो जाएगा उसका जो विचार। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कल जो है मेंटेबिलिटी पर आर्गूमेंट हुआ था, जो कि विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता ने बहस किया था उस पर कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत। तो आज जहाँ तक मुझे उम्मीद है 2 बजे के बाद माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा उस पर आदेश पारित करेंगे कि क्या है क्या नहीं है उसमें। आज एक बड़ा फैसला तो एक तरह से आएगा ही, क्योंकि वो मेंटेबिलिटी पे बहस हुई है, तो इसलिए माननीय जिला जज जो है अगर उस पर पक्ष में आदेश करते हैं तो फिर उसके आगे कार्रवाई या और जो एप्लीकेशन वादी पक्ष द्वारा दिया गया है उस पर भी फिर विचार होगा उस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के 17,000 मानदेय दिए जाने के मामले में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से अंडर सेक्रेटरी ने पक्ष रखा है। अंडर सेक्रेटरी बगैर किसी कागजात हाईकोर्ट आए थे। हाईकोर्ट की अंडर सेक्रेटरी पर सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा संगम घूमने आए हो, किसने टूर पर परमिट किया है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है अंडर सेक्रेटरी के आने जाने का कोई भत्ता सरकार नहीं देगी। अंडर सेक्रेटरी आज के दिन अवकाश पर रहेंगे। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, अंडर सेक्रेटरी को हाईकोर्ट की तरफ से एक फटकार भी लगी है, इसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? पूरा मामला प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 27,000 से ज्यादा अनुदेशकों के मानदेय से जुड़ा हुआ है। अनुदेशकों ने 17,000 मानदेय दिए जाने को लेकर याचिका दाखिल की है और उस पर सिंगल बेंच ने आदेश भी दिया था कि उन्हें 17,000 दिया जाए, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार विशेष अपील में चली गई है और उसी विशेष अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल इसमें व्यवस्था यह है कि केंद्र सरकार से 60% अंशदान मिलता है और राज्य सरकार 40% अंशदान को मिलाकर अनुदेशकों को मानदेय देती है। लेकिन इस मामले में जब सुनवाई चल रही थी तो राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से अनुदान नहीं दिया जा रहा है,
इसी वजह से मानदेय बढ़ाया नहीं जा सका है। इसी मामले में आज केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ पर आज तलब थे और वो जो है आज अपना पक्ष रखने आए थे, लेकिन वो एक तो फ्लाइट लेट होने की वजह से 10 मिनट देरी से पहुंचे। कोर्ट ने 10 मिनट की मोहलत दी और इसके साथ ही साथ वो बगैर किसी कागजात के यहाँ पर पहुंचे थे। अंडर सेक्रेटरी बिल्कुल बिना कागजात के वो कोर्ट में पहुंचे थे, इसीलिए ये सख्त टिप्पणी जो है वो सुनने को मिली है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, आजम खां की याचिका जल्द सुनवाई के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट। जौहर यूनिवर्सिटी गिराने की आशंका जताई थी, याचिका देकर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट इसी हफ्ते मामले की सुनवाई करेगा। आजम खां ने शत्रु संपत्ति मामले हाईकोर्ट की जमानत की शर्तों को भी चुनौती दी। तो याचिका जो डाली गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होगी और जौहर यूनिवर्सिटी गिराने की आशंका जताई गई थी, इसी को लेकर यह सुनवाई होनी है। विधानसभा में बच्चों की ड्रेस को लेकर सवाल जवाब हुआ। जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ड्रेस के पैसे सीधे अभिभावकों के खाते में डालने के फैसले की जानकारी दे रहे थे, उस दौरान नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने ड्रेस की क्वालिटी पर भी सवाल उठा दिए। तो बच्चों की ड्रेस को लेकर यह सवाल जवाब हुआ सदन में और अखिलेश यादव ने ड्रेस की क्वालिटी पर लेकर सवाल खड़े कर दिए कि ड्रेस की क्वालिटी क्या है। उसी सवाल पर यहां जवाब दिया वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। लेकिन बच्चों के लिए यह ज्यादा उपयुक्त समझा गया कि अगर उनको नगद पैसा दे दिया जाए तो अपनी मनपसंद का कपड़ा वो ले सकते हैं और सीधे सीधे उनके खाते में इसीलिए भेजने की व्यवस्था की गई। इसके पहले बहुत से सवालात उठते थे। जब जूता मोजे की बात आई मान्यवर तो उसके ऊपर भी छोटा बड़ा की बात आ गई। तो कम से कम जो हमारे सामने जो व्यवस्था थी उसी में से रास्ता निकाला गया और यही उपयोग समझा गया कि हम उसको नगद दे दें और नगद में जितने रुपए क्वांटिफाई किए गए हैं मान्यवर इसमें खरीदा जा सकता है। हम निश्चित रूप से ये क्या नाम सदन के सामने जानकारी दे रहे हैं मान्यवर। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय मंत्री जी, क्योंकि माननीय सदस्य ये पूछ रहे हैं कि वो जगह बता दें जहां मिल सकता है, तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि कम से कम वो जगह बता दें जहां 1100 रुपए में बच्चों की ड्रेसेस आ सकें और 2 ड्रेसेस आ सकें। और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि माननीय मंत्री जी डीबीटी बंद तो नहीं कर देंगे बच्चों की? न बंद करेंगे और न बंद करने का कोई इरादा है। साथ ही साथ हर जिले में ऐसी स्थिति है, हमारे पास मार्केट ऐसी स्थिति है हर जिले में कि जिसमें जगह बताएं। जगह स्थिति की सवाल नहीं है। जब ये सवाल ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए का, मैं ये कहता हूं, मैं माननीय मंत्री से कहता हूं कि आप तो 2 डबल इंजन की सरकार हैं, आपको 1000 रुपए वाला कपड़ा खरीदवाना चाहिए बच्चों को, क्यों नहीं खरीदवा रहे आप? माननीय अध्यक्ष जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिबेटेबल है। माननीय हमने पूरी तरीके से सोच समझ के निर्णय लिया है कि बच्चों की जो पोशाक हो वो उनकी नाप के हिसाब से हो, उनका नेकर, उनकी कमीज। महोदय, नाप अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है। नाप अलग विषय है, क्वालिटी अलग विषय है। नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी से कॉस्ट आती है, नाप से कॉस्ट नहीं बढ़ती है। नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी बाद में जरूरी है। नाप पहले जरूरी है। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बात करते हैं हरिद्वार में गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। करीब 8 करोड़ की कीमत की 45 बीघा जमीन को कुर्क कर दिया है। डीएम विनय शंकर पांडे के आदेश पर तहसीलदार ने कुर्की की कार्रवाई की है और ये जमीन यशपाल तोमर के रिश्तेदार के नाम पर है। इसके पहले भी यशपाल तोमर की कई चल अचल संपत्ति कुर्क हो चुकी है। देवरिया पुलिस ने गैंगस्टर राजेश यादव पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर के बडीहा चंदन गांव के मकान को कुर्क किया है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। अपराध से अर्जित कमाई से इस मकान को बनाया गया था। कुर्की से पहले पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी भी कराई है। राजेश यादव फिलहाल जिला जेल में बंद है, जिसके खिलाफ हत्या, बलवा, मारपीट जैसे कई मुकदमे दर्ज है। हल्द्वानी के ग्राम बडीहा चंदन का
गैंगस्टर अभियुक्त राजेश यादव, जिस पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न धाराओं के पंजीकृत हैं। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट देवरिया साहब के आदेश के क्रम में आज उसकी लगभग 41.5 लाख से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। AIMIM चीफ ओवैसी का विवादित बयान आया है। पीएम मोदी के घर के नीचे भी मस्जिद। ओवैसी ने कहा है घर की खुदाई करे तो मस्जिद मिलेगी। ओवैसी ने कहा है भारत के मुसलमानों का मुगलों से वास्ता नहीं है, मुसलमान भारत से मुगलों से पहले से हैं, मुसलमान किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं। ओवैसी ने कहा है, तो ओवैसी का ये बड़ा बयान सामने आया है। मुसलमान किराएदार नहीं हिस्सेदार है, ये कहना है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। ये विवादित बयान सामने आया है। पीएम मोदी के घर के नीचे भी मस्जिद है। ओवैसी ने कहा है घर की खुदाई करे तो मस्जिद मिलेगी। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी के घर के नीचे मस्जिद है, खुदाई कराई जाए तो मस्जिद मिलेगी। ये बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, तो आलोक जी से बात करने से पहले ये बयान एक बार आपको फिर से सुनाते हैं। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए। और बीजेपी प्रवक्ता आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है पीएम मोदी जिस घर में रहते हैं उसकी खुदाई कराई जाए तो मस्जिद निकलेगी। इस बयान से क्या मायने समझे जाएं? आपका पहला रिएक्शन। देखिए, मेरा साफ साफ कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब वो प्रधानमंत्री के आवास को खोदने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। वे अनावश्यक देश के अंदर विद्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक वर्ग की बात कर रहे हैं, दूसरे के खिलाफ वो अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। देश भारत के संविधान से चलेगा और न्यायपालिका के द्वारा चलेगा। भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका और देश के संविधान पर भरोसा करती है और सर्वोच्च रूप से उनको मानती है। मुझे लगता है कि ओवैसी को इनसे बचना चाहिए, नहीं तो उनको कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। आलोक जी, क्योंकि ऐसे बयान देकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरीके का इन्होंने अपना बयान दिया है कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई वास्ता नहीं है, मुसलमान भारत से मुगलों से पहले आए हैं। ओवैसी साहब ने तो ये तक कह दिया है। अब ओवैसी जी अगर धार्मिक चर्चा करना चाहते हैं तो इसका मंच यही रहेगा कि वो फिर हमारे धर्मगुरुओं से बात रखें और शास्त्रार्थ करें। अगर वो इतना ज्ञान रखते हैं कि इस्लाम जो है मुगलों से नहीं उसके पहले से आया हुआ है। मेरा साफ साफ कहना है और कई धर्मावलंबियों का भी कहना है कि हमारे देश के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा समय समय पर आक्रमण किए गए, देश को लूटा गया, मंदिरों को लूटा गया, उनको विध्वंस करके मस्जिद बनाई गई है। यह रिकॉर्ड में है और इतिहास में भी दर्ज है। और ज्ञानवापी के विषय में जहाँ तक की जो बात आ रही है उसमें माननीय उच्च न्यायालय रोज के रोज सुनवाई करेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट जज को वाराणसी को कहा है कि 8 हफ्तों के अंदर आप इस पर अपना निर्णय दें। मुझे लगता है ओवैसी जी को इंतजार करना चाहिए, उनको अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन आलोक जी, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट का इंतजार ना करके, उनके फैसले का इंतजार ना करके, ये क्या बौखलाहट है जो उनकी सामने आ रही है? मैं फिर कहूंगा उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनको अपना थोड़ा सा जाकर के इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं हो तो बताइए, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, हम उनका इलाज ठीक से करवा देंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो जाए। वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और एक विशेष रूप से 2 धर्मों को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे उन्हें बचना चाहिए। प्रदेश का अगर सौहार्द या कानून बिगड़ेगा तो ओवैसी के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है। बहुत शुक्रिया आलोक जी इस बातचीत के लिए। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का
मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकें एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।